जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी शख्सियत की जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिला दी। बिल्कुल। एक ऐसा नेता जिसके एक इशारे पर पूरा देश खड़ा हो जाता था। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि यही इंसान अपने बचपन में इतना डरता था कि अंधेरे में सो भी नहीं पाता था। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंधेरे से भूत आ जाएंगे। बिल्कुल। वो इतने शर्मीले थे कि स्कूल की घंटी बजते ही ना दौड़कर सीधे घर आते थे। ताकि रास्ते में किसी से बात ना करनी पड़े। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम उसी डरपोक और आम सी गलतियां करने वाले बच्चे के सफर को समझेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। जिसे अंग्रेजी में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन यहाँ किसी ऐतिहासिक महापुरुष की स्तुति करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस इंसान को समझना है जिसने अपने जीवन और अपनी नैतिकता को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा। या सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आत्मकथा में ना उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया है। मतलब आमतौर पर जब लोग आत्मकथा लिखते हैं तो वो अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हीरो बनने की कोशिश करते हैं। सही कहा। लेकिन गांधी जी ने अपनी हर कमजोरी को, चाहे वो कामुकता हो, चोरी हो या झूठ बोलना हो, बिना किसी संकोच के दुनिया के सामने रख दिया है। वाकई ये बहुत हिम्मत की बात है और सुनने वालों के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन सभी के लिए एक संदेश है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये एहसास दिलाता है कि एक वैश्विक आदर्श बनने से पहले महान लोगों को भी आत्मसंदेह और गलतियों के एक बहुत ही अंधेरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान के चरित्र की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। बचपन के अनुभव बहुत गहरे होते हैं। तो सबसे पहले उस दाकूक बच्चे के जीवन में झांकना जरूरी है जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य से भिड़ गया। उनके स्कूल का एक किस्सा बहुत मशहूर है, वो कैटल की स्पेलिंग वाला। हाँ, वो हाई स्कूल का किस्सा। बिल्कुल। जब एक इंस्पेक्टर स्कूल में टेस्ट लेने आए थे, गांधी जी ने कैटल शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी। तब उनके टीचर ने अपने जूतों की नोक से इशारा किया कि भाई बगल वाले लड़के की स्लेट से नकल कर लो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, उन्होंने नकल नहीं की। अब शुरुआत में तो ये लगता है कि वाह कितना ईमानदार बच्चा है, लेकिन मैं इस पर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, आप इसे किस तरह देखते हैं? मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि परीक्षा में कोई आपको पास होने की कुंजी दे रहा हो, और वो भी खुद टीचर। कोई भी आम बच्चा तो तुरंत नकल कर लेता। तो क्या उनका सॉफ्टवेयर ही नकल करने के लिए नहीं बना था? आपका ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें तो ये सिर्फ साधारण ईमानदारी नहीं थी। ये दरअसल उनके दिमाग में होने वाला एक मानसिक टकराव था। मानसिक टकराव कैसे? देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए ना टीचर एक ऐसी अथॉरिटी होता है जो नियम बनाता है। गांधी जी के दिमाग का ढांचा कुछ इस तरह बना था कि उन्हें लगता था टीचर वहां इसलिए खड़ा है ताकि कोई नकल ना कर सके। अच्छा, तो उनका काम नकल रोकना है। बिल्कुल। और जब उसी टीचर ने नकल करने का इशारा किया तो उनके दिमाग ने इस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं किया। ये उनके नियमों के उस ढांचे के बिल्कुल खिलाफ था। अरे वाह, यानी वो समझ ही नहीं पाए कि रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें भूतों, चोरों और सांपों का बहुत डर लगता था, लेकिन नियमों को तोड़ने का डर उनके लिए भूतों के डर से भी बड़ा था। ये बहुत ही अजीब सी बात है। एक बच्चा अंधेरे से डरता है पर टीचर की बात अनसुनी कर देता है। और इसी दौरान उनके मन पर दो नाटकों का बहुत गहरा असर पड़ा, श्रवण पितृभक्ति नाटक और हरिश्चंद्र नाटक। इन दोनों ने उनके मन पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। पर यह मुझे थोड़ी उलझन होती है। हम सब ने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, नाटक देखे हैं, पर क्या सिर्फ एक नाटक किसी बच्चे के पूरे जीवन का मार्ग तय कर सकता है? एक आम बच्चे के लिए शायद नहीं, लेकिन गांधी जी के लिए ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं थे, वो बहुत शर्मीले थे। तो ये कहानियां उनके लिए सत्य के प्रयोग के पहले मापदंड बन गई। मतलब उन्होंने इसे अपनी असली जिंदगी मान लिया। हाँ, उन्होंने इन कहानियों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अकेले में उन्हें अपने जीवन में जीने की कोशिश की। ये उनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया था। यहाँ से कहानी वाकई बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सच्चाई के प्रति इस आकर्षण के बावजूद जब ये बच्चा युवावस्था में कदम रखता है तो बहुत कुछ बदलता है। युवावस्था का भटकाव। बिल्कुल।
बाहरी दुनिया और दोस्तों का दबाव इंसान को कैसे भटकाता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनका बाल विवाह हो गया। हाँ, और उन्होंने खुद माना है कि वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना रखते थे। हाँ, एक पसेसिव पति। और इसी उम्र में ना दोस्तों के प्रभाव में आकर उनकी सोच बिल्कुल भटक गई। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज इसलिए भारत पर राज कर रहे हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। ये उस समय के एक दोस्त का प्रभाव था। उसने समझाया कि मांस खाने से इंसान ताकतवर बनता है। सोचिए जरा, देश को आजाद कराने की एक भोली लेकिन बिल्कुल गलत सोच। क्या इसी वजह से उन्होंने अपनी पारिवारिक मान्यताओं को तोड़ने का फैसला किया? अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो गांधी जी की ये कमजोरी असल में एक खोज थी। वो ताकतवर बनना चाहते थे। वो अपने उस अंधेरे और भूतों के डर को हराना चाहते थे। अच्छा, तो मांस खाना उनके लिए एक तरह का इलाज था? उनके दोस्त ने उन्हें यही यकीन दिलाया था, इसलिए उन्होंने छुपकर बकरे का मांस खाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, वो डरावना सपना। उन्हें रात भर ऐसा लगता रहा कि उनके पेट के अंदर कोई जिंदा बकरा मिमिया रहा है, मतलब ब्लीड कर रहा है। बिल्कुल, ये उनका बहुत ज्यादा एक्टिव ज़मीर था जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। जब उन्हें लगा कि इस ताकत के लिए उन्हें अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ रहा है तो उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। मतलब उन्होंने सत्य को मांस खाने से ऊपर रखा। हाँ, झूठ बोलने का दिमागी बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु की वो दर्दनाक रात आती है जिसने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। वो बहुत ही भारी घटना है। जब उनके पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब गांधी जी अपनी पत्नी के साथ थे। हाँ, कामुकता के वशीभूत होकर। बिल्कुल। और जब नौकर ने आकर खबर दी कि पिता नहीं रहे तो वो जो अपराध बोध था, वो जो दोहरा अपराध बोध था ना, उसने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया। इस दोहरे अपराध बोध ने ही उन्हें आगे चलकर ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम की ओर मोड़ा। उन्हें लगा कि जो इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो किसी और चीज से आजादी कैसे पा सकता है। जब अपराध बोध का बोझ इतना बढ़ जाता है ना, तो इंसान को एक रीसेट की जरूरत होती है। एक मेंटल डिटॉक्स की तरह। बिल्कुल। और गांधी जी के जीवन में ये रीसेट एक बहुत ही अलग तरीके से आया। अपने भाई के 25 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई के सोने के बाजूबंद से एक टुकड़ा चुराया। हाँ, वो कर्ज तो चुका दिया, लेकिन उस चोरी के बाद उन्हें भारी पछतावा हुआ। पछतावा इतना गहरा था कि उन्होंने फैसला किया कि वो कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। पर बात सिर्फ फैसले की नहीं थी। उन्होंने अपने बीमार पिता को एक कागज पर अपना गुनाह लिखकर दे दिया। और उसमें खुद के लिए सजा भी मांगी। हाँ, अब यहां मैं एक एनोलॉजी देना चाहता हूं। ये जो कबूलनामा था ना, ये उनकी आत्मा के लिए एक डिटॉक्स की तरह था। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डिटॉक्स। और मेरा सवाल यह है, जब पिता ने वो कागज पढ़ा तो क्रोधित होने या पीटने के बजाय उनके आंसू बह निकले। तो क्या पिता के उन आंसुओं ने किसी भी शारीरिक सजा से ज्यादा गहरा असर किया? बिल्कुल किया। बिना शर्त क्षमा और प्रेम में जो बदलाव लाने की ताकत है ना, वो किसी भी शारीरिक दंड में नहीं है। जब आप गुनाह करते हैं तो आपको सजा की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पिता ने सजा नहीं दी, वो खुद रोए। पिता के उन मोतियों जैसे आंसुओं ने गांधी जी के पाप को पूरी तरह धो दिया। वाकई ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। और यही उनके लिए शुद्ध अहिंसा का पहला व्यावहारिक पाठ था कि कैसे सामने वाले का दिल बिना चोट पहुंचाए सिर्फ अपना दुख दिखाकर बदला जा सकता है। क्या बात है। अब जब ये युवा इंसान अपनी इन नई नैतिक मान्यताओं के साथ पहली बार विदेश जाता है, मतलब लंदन जाता है, तो उसे अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा संकट घेर लेता है। हाँ, लंदन की यात्रा कोई आसान फैसला नहीं था। उन्हें अपनी जाति से बाहर यानी आउटकास्ट कर दिया गया था। बिल्कुल। और अपनी माँ को उन्हें 3 वचन देने पड़े थे: मांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहने का। लंदन में शुरुआत में तो उन्हें कई दिन भूखे रहना पड़ा क्योंकि उन्हें शाकाहारी खाना ही नहीं मिलता था। हाँ, और बाद में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट ढूंढने की जो खुशी उन्हें मिली, वो आत्मकथा में बहुत अच्छे से बताई गई है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार मोड़ आता है। वो इंग्लिश जेंटलमैन बनने की होड़। हाँ, अचानक से उनके अंदर एक इंग्लिश जेंटलमैन बनने का जुनून सवार हो गया। महंगे कपड़े पहनना, शाम के लिए सूट सिलवाना, यहाँ तक कि वायलिन, डांस और भाषण कला सीखने पर पैसे बर्बाद करना। उन्होंने इस दिखावे में काफी पैसा और समय लगाया। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज कोई अपनी फिटनेस को लेकर परेशान होता है तो सीधे जिम की महंगी मेंबरशिप ले लेता है।
हाँ, और महंगे जूते भी खरीद लेता है। बिल्कुल, जूते खरीदेगा, जिम के कपड़े पहनकर घूमेगा, लेकिन कसरत नहीं करेगा। वो सिर्फ एक नकली छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर के डर को छुपाने के लिए। आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बाहरी छवि पर इतना ध्यान देता है, तो वो असल में अपने अंदरी खालीपन को भर रहा होता है। सही बात है। लेकिन गांधी जी की नैतिकता इतनी मजबूत थी कि उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि ये सब सिर्फ दिखावा है। उन्होंने वो वायलिन बेच दिया और एक साधारण छात्र का जीवन अपना लिया। हाँ, उन्होंने अपनी वो नकली छवि तोड़ दी। बिल्कुल, और सादगी को अपनाया। इसी दौरान उन्होंने गीता और ईसाईयत के सरमन ऑन द माउंट का बहुत गहराई से अध्ययन किया, जिसने उनके आध्यात्मिक विचारों की एक ठोस नींव रखी। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से इतना बदल चुका था, क्या वो भारत आकर उस समय की भ्रष्ट और चापलूसी से भरी व्यवस्था में फिट हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था उनके लिए। जब वो वकील बनकर भारत लौटे तो बम्बई के स्मॉल कॉज कोर्ट में उनका पहला केस था। हाँ, और उसकी फीस सिर्फ 30 रुपए थी। पर जब बहस करने की बारी आई तो गांधी जी की घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। मतलब वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गए। हाँ, और उन्हें वो केस छोड़कर बीच से ही भागना पड़ा। अपनी फीस भी क्लाइंट को वापस कर दी। सोचिए जरा, जिस इंसान को आगे चलकर लाखों लोगों की भीड़ सुनती थी, वो अपने पहले केस में बोल ही नहीं पाया। और निराशा का ये दौर यहीं नहीं रुका। राजकोट वाला किस्सा। हाँ, राजकोट में अपने भाई की सिफारिश लेकर वो एक ब्रिटिश अधिकारी के पास गए, जिससे वो इंग्लैंड में थोड़ा बहुत मिल चुके थे। वो अधिकारी इस बात पर बहुत क्रोधित हुआ। बिल्कुल, उसने न सिर्फ उन्हें डांटा बल्कि अपने चपरासी से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। और इसके बाद जब उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये अपमान सहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो अभी अनुभवहीन है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। मेरा मतलब है, क्या ये कहना सही होगा कि अगर वो ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी का मान न करता या गांधी जी बंबई कोर्ट में एक सफल और चालाक वकील बन जाते तो शायद दुनिया को वो महात्मा कभी मिलता ही नहीं? मैं आपके इस विचार का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। अगर आप ध्यान दें तो गांधी जी का शर्मीलापन ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। ढाल कैसे? क्योंकि वो चापलूसी और दरबार की वो भ्रष्ट राजनीति कर ही नहीं सकते थे। उनका सॉफ्टवेयर इसके लिए बना ही नहीं था। ये जो असफलताएं थीं, असल में यही उन्हें दक्षिण अमेरिका ले गईं। हाँ, जहां दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से उन्हें एक प्रस्ताव आया। बिल्कुल, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि वो इस दमघोटू माहौल से बाहर निकलना चाहते थे। और वहां पहुंचते ही डरबन कोर्ट में जब उन्हें पगड़ी उतारने का आदेश मिला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो अब डरने वाले नहीं थे। तो इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ देख सकते हैं कि कैसे एक बेहद साधारण, डरा हुआ और कई बार असफल हुआ व्यक्ति महान बनता है। वो महान इसलिए नहीं बना क्योंकि वो पैदाइशी निडर था, बल्कि इसलिए बना क्योंकि उसमें अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत थी। सही कहा आपने। आत्मकथा की ये शुरुआती अंश हमें यही बताते हैं कि महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि सत्य के निरंतर प्रयोगों और आत्मसुधार से ही हासिल होती है। बिल्कुल। और चर्चा का अंत हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी, वो मारिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना। हाँ, उन्हें मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, सिर्फ रंगभेद के कारण। वो एक बहुत ही अपमानजनक रात थी। तो सुनने वालों के लिए यहाँ ये सोचने वाली बात है कि क्या इस अत्यधिक आत्म आलोचक और हमेशा सच्चाई खोजने वाले व्यक्ति को इस बाहरी धक्के की जरूरत थी? एक आखिरी धक्का। बिल्कुल। क्या मारिट्सबर्ग का वो स्टेशन ही वो जगह थी जहां उन्होंने खुद से लड़ना बंद कर दिया और व्यवस्था के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक लड़ाई शुरू की? इसके बारे में आप खुद विचार करें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।